पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती की पूर्व संध्या पर प्रभावी कार्यान्वयन के माध्यम से सुशासन विषय पर एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा, छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी और रामभाऊ म्हालगी प्रबोधिनी के उपाध्यक्ष और पूर्व सांसद विनय सहस्रबुद्धे शामिल हुए। इस कॉन्फ्रेंस में अटल जी से लेकर मोदी सरकार तक में किस तरह से योजनाओं के क्रियान्वयन से सुशासन सरकार बनाया गया और उसके महत्व पर चर्चा हुई। कितना बड़ा सिस्टम चल रहा था, मैं मानता हूं कि व्हाट्सएप से भी ज्यादा काम कर रहा था, परंतु कितना भ्रष्टाचार था उसके अंदर। उसके ऊपर एक इतनी बड़ी रोक लगाने का काम किया। जो ट्रांसफर पॉलिसी बनाई है, मुझे खुशी है आज हरियाणा के अंदर तो वो लागू की है, परंतु अदर स्टेट्स भी उस पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं, उसको लागू कर रहे हैं। ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है कि ये गुड गवर्नेंस का एक उदाहरण है कि व्यक्ति इस ट्रांसफर पॉलिसी के ऊपर अपने मन चाहे स्थान के ऊपर जहां भी वो जाना चाहे तो वो भर देता है, घर बैठे ही उस व्यक्ति की ट्रांसफर हो जाती है, उसको चक्कर नहीं काटने पड़ते। ये गुड गवर्नेंस का उदाहरण है। आज मुझे ये भी खुशी है बताते हुए, कई बार हमारे क्योंकि पक्ष विपक्ष चलता है, हमारे विपक्षी लोग बोलते हैं, मैंने तो खुद अपनी आंखों से नजदीक से मैं देख रहा हूं, 2014 से पहले हमारे हरियाणा के अंदर 17 लाख ऐसे बुजुर्ग थे जिनको हम पेंशन देते, सम्मान देते थे, बुजुर्ग सम्मान भत्ता उनको हमें देते थे। परंतु एक पेंशन बनवाने के लिए बुजुर्ग को एक साल लग जाता था। वो घूमता रहता था, चक्कर काटता रहता था ऑफिसों के, सुनने वाला नहीं था। अगर वो सेवा कर देता था, इस प्रकार की भी स्थिति थी। मुझे आज बताते हुए आप लोगों के बीच में, क्योंकि आप सब प्रबुद्धजन यहाँ पर बैठे हैं, आपको भी इस बात के बारे में मालूम होगा, क्योंकि मैं भी देखता था एक बुजुर्ग को अगर पेंशन बनानी होती थी, जो बनाने वाला वहां पर बैठा हुआ होता था, वो ये बात बोलते था, उसको कहा था 2 महीने की पेंशन मेरे को दे दे, तेरी लग जाएगी। ये इस प्रकार का सिस्टम था। और जब इस प्रकार का सिस्टम था तो लोगों को बड़ी दिक्कत तकलीफ होती थी, और वो चाहते थे कोई बात नहीं, मेरे चक्कर ना लगे, और चक्कर ना लगे तो आप मेरे से 2 महीने की पेंशन ले लीजिए, परंतु मेरी पेंशन लगा दीजिए। आज मुझे ये खुशी है कि उस सिस्टम को हमने बदला, उसको ऑनलाइन किया। आज 60 वर्ष का अगर बुजुर्ग होता है, ये गुड गवर्नेंस का उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, उसको किसी दफ्तर में चक्कर काटने की जरूरत नहीं है कि मैं 60 साल का हो गया हूं। 60 साल का जिस दिन बुजुर्ग हो जाएगा, अधिकारी स्वयं उसके दस्तखत कराने घर पे जाएगा और ऑटोमेटिक 60 साल के बाद उसकी पेंशन लग करके उसके घर पे चली जाएगी। ये गुड गवर्नेंस का एक बड़ा महत्वपूर्ण उदाहरण हमारे सामने है कि बुजुर्ग को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मतलब एनिमल जैसा रहते हैं, इससे भी खराब ढंग से ये लोग रहते थे यहाँ। और माननीय प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी के कारण ये वहां पर रिकॉर्ड हुआ। 23 साल के बाद 2018 में हमारा भारतीय जनता पार्टी के सरकार जब बने, उसके बाद ये हो पाया। अब ये तो हुआ 500 करोड़ का पैकेज था। आप देखिए धीरे धीरे इसको बढ़ा के अभी 800 करोड़ के ऊपर वहां पर इसका पूरा पैसा वैसा दे के उनको जहां उनको रहने का, खाने का हर चीज बंदोबस्त वहां पर हुआ। अब इस बार जाने के बाद उन्होंने कहा हमको देखना है वहां। हम भी मीटिंग में जाते थे, जाके बोलते थे ये हुआ। वहाँ 12 जगह में पहले थोड़ा सा समस्या था, हर जगह नहीं जाना चाहते थे, एक ही जगह में ये लोग बैठ गए थे। तो इनको हर जगह रीसेटल करना इतना मामूली काम नहीं था। तो उन्होंने, माननीय प्रधानमंत्री जी और होम मिनिस्टर साहब ने ये बंदोबस्त किया। इस बार बोले हमको जाना है वहाँ जाके। आप जाके वहाँ पर आंगनबाड़ी जो इनके लिए हम लोग बंदोबस्त किए, 1200 स्क्वायर फीट उनको हर व्यक्ति को हम लोग जगह दिए हैं। उनको 1.5 लाख रुपीस उनको जो घर बनाने के लिए दिए हैं। तो इस तरह बंदोबस्त, इलेक्ट्रिसिटी दिए हैं, PRTC जो वहाँ का जो रेसिडेंस सर्टिफिकेट, ये सब चीज़ हम लोग दिए हैं। तो ये देखने के लिए हो गया, जाके इतना सेटिस्फाइड हुए हैं।
और घर में घुस गए वो। तो यही मेरा कहने का मतलब है, इतना बड़ा लीडर जमीनी स्तर पर वो जाके देख रहा है। जो हम लोग दिल्ली में बैठ के हम लोग काम किए, पहले हम लोग कहाँ थे, देखे थे यूपीए गवर्नमेंट में। हम लोग जो हमारा मिनिस्टर साहब ने बताया, जो 1 रुपया देने के बाद 25 पैसा आज रास्ते में जाते जाते पूछता था, वहाँ जाके उन्होंने देखा। और मैंने देखा वहाँ पर, मैं जब मुख्यमंत्री बनने का पहले मैंने राज्यसभा का भी सदस्य था, तो फिर मैंने एक बार उनको कहा ये थोड़ा सा समस्या हो रहा है इनको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए। पूरा नॉर्थ ईस्ट, ये जो अष्टलक्ष्मी है, जो हमारा यूपी है, यूपी से 2 गुना बड़ा है। आप सोचिए, 2 गुना बड़ा है पूरा नॉर्थ ईस्ट। तो इसलिए कह रहे हैं आने वाले दिन जो जीडीपी की बात कर रहे हैं हम लोग। एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा कच्छ के रेगिस्तान का। कच्छ का रेगिस्तान है। कच्छ के रेगिस्तान में आप सब ने पढ़ा ही होगा या देखा होगा, वो एक रिन्यूएबल एनर्जी पार्क ला रहे हैं। उस रिन्यूएबल एनर्जी पार्क का एरिया अहमदाबाद शहर के 1.5 गुना से ज्यादा एरिया है। अहमदाबाद शहर का जितना एरिया है उससे बड़ा 1.5 गुना एरिया उस रिन्यूएबल एनर्जी पार्क का एरिया है, जो कच्छ के रेगिस्तान है, जिसे हम बंजर जमीन समझते हैं, जिसको अनुपयोगी जमीन समझते हैं, उस जमीन पर रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बना रहे हैं। और वो पाकिस्तान का बॉर्डर है, तो उसमें विंड एनर्जी के लिए पोल जो रखते हैं वो लगा दिए गए हैं, और उसी के थ्रू फेंसिंग की गई है, और उसमें साथ में विंड एनर्जी प्लस सोलर एनर्जी का वो प्रोजेक्ट है। एरिया मैंने बताया कि अहमदाबाद शहर का 1.5 गुना क्षेत्र है, उसमें इतना बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें सिंगल प्रोजेक्ट से 34,000 मेगावाट बिजली प्रोड्यूस होगी। मतलब 34,000 मेगावाट, इसको आप जो समझ सकते हो समझ रहे हैं कि 34,000 मेगावाट कितना बड़ा बिजली का प्रोडक्शन है। एक सिंगल प्रोजेक्ट से इतना बड़ा बिजली का प्रोडक्शन होगा। इस सिंगल प्रोजेक्ट में जितने वायर लग रहे हैं, जितने तार लग रहे हैं, उससे हमारी धरती के 7 राउंड हो जाएंगे। पूरे अर्थ को 7 राउंड माना जा सकता है, इतने वहां पर वायर लग रहे हैं। और इस सिंगल प्रोजेक्ट की कीमत, इसका प्रोजेक्ट कास्ट है 1.5 लाख करोड़ रुपए। 1.5 लाख करोड़ रुपए, 1.5 लाख करोड़ रुपीस, ये उस सिंगल प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट कास्ट है। तो हम लोग कई बार पॉलिटिकल सर्कल में चर्चा करते रहते हैं, तो मैं इस प्रोजेक्ट के बारे में अपने फ्रेंड को बता रहा था, पॉलिटिकल फ्रेंड को, तो उन्होंने कहा कि यार 1.5 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट कर रहे हैं मोदी जी, लेकिन हो सकता है इससे उनको 150 वोट का भी फायदा ना हो। तो मैं बोला 150 वोट का फायदा क्या होगा ही नहीं, सवाल ही नहीं उठता। बट ही इज द लीडरशिप जो जानते हैं कि अगर देश को हमको डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्री बनाना है, अगर हमको डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्री भारत को बनाना है, तो हमको जो कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस हैं, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं, उनसे हमारी निर्भरता को बाहर निकालकर हमको रिन्यूएबल एनर्जी पर बेस्ड होना पड़ेगा। हमारे ओवरऑल एनर्जी मॉडल को इस तरह से खड़ा करना पड़ेगा। एक नई शब्दावली आई कि जीओ यानी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसके साथ साथ एनजीओ यानी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। मतलब शासन के द्वारा काम तो होगा ही, मगर शासन के अतिरिक्त भी काम होना चाहिए, उसकी आवश्यकता ध्यान में आई, इसलिए एनजीओ बना। मगर एनजीओ, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जनतंत्र, इनका शासन तो लोक कल्याण का और अच्छा ही शासन होना चाहिए, मगर वो होता नहीं दिखाई दिया। तब 90 के दशक के अंत में और नया एक शब्द का प्रयोग आया, उसका नाम है गुड गवर्नेंस, सुशासन। और अभी डॉक्टर श्रीनिवास जी ने बताया कि कैसे इसमें पारदर्शिता है, जवाबदेही है, एक प्रतिसाद देने की क्षमता, रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस है, इक्विटेबल है, इंक्लूसिव है, कंसेंसस ओरिएंटेड है, साथ ही साथ रूल बेस्ड है। ये सारे 8 उसके एक दृष्टि से मानक बनाए गए कि इन 8 मुद्दों के आधार पर कोई शासन सुशासन है या नहीं, इसकी परीक्षा की जाएगी। मगर अभी 3 दशक हो गए, 3 दशकों से भी अधिक काल हो गया है। तो मैं मानता हूं कि जरूरी है कि हम, और विशेष रूप में भारत से इसका सूत्रपात हो कि हम गुड गवर्नेंस 2.0 की भी बात करें, क्योंकि नई नई चुनौतियां आ रही है, समय बदलता जा रहा है, नई नई आकांक्षाएं उभर कर आ रही है। वी आर इन ए एस्पिरेशनल सोसाइटी। ऐसी स्थिति में सुशासन की संकल्पना को भी नए सिरे से एक बार आंकते हुए हमें उसमें कुछ नया जोड़ना चाहिए, और पूरा विश्व समुदाय
भारत से उम्मीद कर रहा है कि भारत की ओर से कोई नया चिंतन आएगा, भारत की ओर से कुछ जोड़ा जाएगा। और उसमें स्वाभाविक रूप में इस अपेक्षा के केंद्र में है हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जब वो गुजरात में थे तभी से एक शब्दावली का प्रयोग किया था, P2G2, यानी प्रो पीपल गुड गवर्नेंस। ये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के तारीख में ये जो सारे 8 उसके विभिन्न पहलू बताए गए हैं व्याख्या में, जिन्होंने व्याख्या की वर्ल्ड बैंक ने की, उसमें ये पीपल ओरिएंटेड होना, प्रो पीपल होना, इसको थोड़ा और अधिक विस्तार से बताने की भी आवश्यकता है। वैसे तो सारा शासन प्रो पीपल होता ही है, शासन काम ही करता है और जनतांत्रिक शासन तो लोगों के लिए भी होता है। बावजूद इसके चीजों को जमीन पर उतारना अगर कठिन होता है, और वो होता है, हम सब ने जाना है, और चौधरी साहब तो दोनों पद्धति से काम कर चुके हैं, एक प्रशासक के नाते और एक राजनीतिक नेता बनकर एक मंत्री के नाते भी, तो वो भी जानते हैं कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि जो प्रशासन करने वाला व्यक्ति है, चाहे मंत्री हो चाहे अधिकारी हो, उसके अंदर की प्रेरणा। और ये जो प्रेरणा है, मोटिवेशन है, मैं नहीं मानता अब तक इसका कोई सप्लाई चेन बन गया है कि जहां से निरंतर उसको प्रेरणा मिलने का क्रम बनता रहे। दुर्भाग्यवश प्रेरणा ये निरंतर लगती रहती है, निरंतर उसकी आवश्यकता होती है। और प्रेरणा के साथ साथ होता है कि हमारे लोगों के साथ, जिस जनता के लिए हम काम कर रहे हैं, उनके साथ हमारा एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग, कि मैं इन लोगों में से एक हूं, उनके लिए मैं काम कर रहा हूं, ये जो भावना होना जरूरी है। और इसी भावना से एक संवेदनशीलता बनती है।